3 घंटे की एक्सेल सीरीज की ये पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जाके आई बटन में वीडियो मिल जाएगा, वहां से पार्ट 1 देख लें। तो चलिए पार्ट 2 क्लास को स्टार्ट करते हैं। फाइल टैब के बारे में समझ चुके हैं, तो अब यहाँ पे आते हैं होम टैब में। होम टैब में हम यहाँ पे समझेंगे ये जो नेम बॉक्स है, फार्मूला बार है और ये सारे सेल हैं, तो सेल के बारे में समझेंगे। यहाँ पे आप नीचे में आप देख रहे हो, नीचे में लिखा हुआ है शीट 1। ये वर्कशीट है हमारे पास। जैसे आप फाइल टैब में आओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैंक वर्कबुक। तो वर्कबुक के अंदर में कई सारी शीट आप क्रिएट कर सकते हो। मतलब ऐसा समझो कि एक फाइल के अंदर एक जो फोल्डर होता है उसमें कई सारी फाइलें आप बना सकते हो। ठीक उसी प्रकार एक्सेल में भी आप कई सारी शीट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट करने के लिए यहाँ पे प्लस पे क्लिक करो और यहाँ पे क्रिएट करो। और यहाँ पे किसी भी शीट का अगर नाम चेंज करना चाहो या किसी भी शीट को ड्रॉ करना चाहो तो यहाँ पे देखो शीट 3, शीट 2 इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे किसी भी शीट का नाम चेंज करना है, सिंपली डबल टैप करो और यहाँ से आप नाम चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे नाम चेंज करो, मैंने शीट लिख दिया। अगर इसका कलर चेंज करना है शीट का तो यहाँ पे माउस से राइट क्लिक करोगे तो ये सारे आपके डायलॉग बॉक्स खोल के आ जाएंगे। उसमें इंसर्ट, डिलीट, रीनेम कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, कोड दे सकते हो, प्रोटेक्ट शीट और यहाँ पे टैब कलर का ऑप्शन मिल जाता है जिसकी मदद से आप इसमें कलर लगा सकते हो। अगर इस रो को हाइड करना है तो यहाँ से हाइड कर सकते हो। ये आपका जो रोज जो है यहाँ पे हाइड हो गया। और यहाँ पे एक और दिख जाएगा अनहाइड का ऑप्शन, तो अनहाइड करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आप शीट क्रिएट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो, हाइड कर सकते हो, अनहाइड कर सकते हो यहाँ से। और यहाँ पे आपको दिख जाएगा रेडी। ठीक है, मतलब आपका एक्सेल जो है रेडी मोड में है अभी। और ये आपको पास ऑप्शन दिखता है माइक्रोज का, तो माइक्रोज को हम बाद में समझेंगे अभी। और यहाँ पे आपकी जो कंडीशन है वो दिखाती है एक्सेल की कैसी है। तो ये आपका भी गुड गुड टू गो दिखा रहा है, मतलब आपका सही है। तो आप इस तरीके से देख सकते हो। तो यहाँ पे आप नीचे में देखोगे, नीचे में आप एक मिल जाता है नॉर्मल व्यू, उसके बाद आपको मिलता है पेज लेआउट। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे पेज लेआउट पे, वैसे ही आप ये देखो ये सारे आपके सामने हेडर, ये सारे पेज आपको A4 पेपर में दिख जाएंगे। और जितने प्रिंट में आपको ये एक तरीके से आपको प्रिंट ओवरव्यू दिख रहा है। यहाँ पे आपको जो भी पेज हेडर लिखना है इसमें आप तीनों में लिख सकते हो, लिख के और डाटा को आप देख सकते हो। तो ये आपका पेज लेआउट व्यू कुछ इस तरीके से दिखता है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पेज ब्रेक का। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे पेज ब्रेक, पेज ब्रेक का मतलब ये सारा आपके सामने जितनी भी लाइन थी वो सारी अब खत्म हो चुकी है। पूरा सादा आपके सामने ये पेज हो जाता है। ठीक है, तो आप किस तरीके से पेज ब्रेक कर सकते हो। अब यहाँ पे इसको सिंपली नॉर्मल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप एक्सेल की साइज कम छोटा कर सकते हो। जैसे कम, ज़्यादा से ज़्यादा कम 10% तक कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा जूम आप 400% तक एक्सेल में आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे इस तरीके से एक्सेल में जूम कर लिया। तो कुछ इस तरीके से आपका एक्सेल दिखेगा जूम करने के बाद। तो अब यहाँ पे समझ लिए जूम एंड इन सारी चीज़ों के बारे में। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ों के बारे में समझा देता हूँ। जैसे आप अभी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लाइन आपको दिख रही है। मैं इसको छोटा कर लूँ। चलो यहाँ पे लाइन के बारे में एक बार हम लोग समझ लेते हैं। तो मैं यहाँ से ये कर लेता हूँ सिलेक्ट। और यहाँ पे आप देखो ये नीचे लाइन जा रही दिख रही है आपको। यहाँ पे ये देखो ये भी एक लाइन जा रही है नीचे, ध्यान से देखो आप लोग, दिख रही है ये लाइन। ये आपको लाइन दिख रहा है कि नहीं बताओ। तो ये जो लाइन डॉट डॉट करके क्यों खींची हुई आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपका जो है प्रिंट का यहाँ पे प्रीव्यू एक्सेल दिखाता है कि आपका ये जो है पहला पेज ये है। देखो पहला पेज में डेटा ये आएगा, ये दूसरा पेज है आपका, ये इसी तरीके से तीसरा पेज है, ये चौथा पेज में आएगा डेटा। तो ये आपका पेज का व्यू दिखाता है, प्रिंट प्रीव्यू आप यहीं पे देख सकते हो। डॉट डॉट की मदद से का दिखाता है कि डेटा कहाँ तक। अगर देखो डॉट से बाहर जैसे डेटा आएगा, ये आपका दूसरे पेज में डेटा चला जाएगा। दूसरे पेज में नहीं तो ये डेटा आपका कट जाएगा। तो ये आपका प्रिंट प्रीव्यू एक्सेल आपको दिखाता है। कुछ प्रिंट प्रीव्यू आपको इस तरीके से देख सकते हो। अब यहाँ पे चलते हैं, जानते हैं अब एड्रेस बार के बारे में, नेम बॉक्स किसे बोलेंगे और रोज और कॉलम के बारे में जानते हैं। देखो जैसे कि
आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये सारे आपको नंबर देखने में मिल जाते हैं। यहाँ पे 1, 2, 3 ऐसे आप चलते रह जाओगे तो यहाँ पे कंप्लीट आपके 10,48,576 रोज होते हैं, क्योंकि रोज आपके ये जो नीचे जितने भी नंबर जा रहे हैं, जितने भी नीचे ये जा रहे हैं, ये सारे रोज हैं। इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। रोज को हम बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन, जो कि रोज आपके 10,48,576 रोज होता है। अब यहाँ पे जितने भी यहाँ पे ये देखो ABCD ऐसे आप करते चले जाओगे XFD तक, मतलब 16,348 कॉलम है आपके, जो कि रोज आपका इस तरीके से जाता है और ये आपका वर्टिकल फॉर्म में रोज होता है, ठीक है। तो ये रोज और कॉलम आप समझ चुके होंगे। रोज और कॉलम से ही मिलके आपके सेल बनते हैं, ठीक है। सेल कैसे बनता है, जैसे ये आपका एक गया रोज, ठीक है, यहाँ से भी एक गया रोज आपका और ये आपका गया सेल, ये दोनों मिलके आपके कॉलम बनाते हैं। तो यही आपके सारे कॉलम इसमें आपको दिख रहे हैं। चलो यहाँ से इनको एक बार रिमूव कर लेते हैं और एक बार एक्सेल को जूम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेल को थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं, जैसे हमने समझा रोज एंड कॉलम के बारे में। चलो मैं आपको, अगर आपको यहाँ पे रोज दिखाता हूँ पहले कितना होता है। तो रोज देखने के लिए आपको कंट्रोल और प्लस में डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो ये देख लो 10,48,576 आपको रोज दिख जाएंगे। तो ये आपके रोज होते हैं, आपको हर सीट में इतना ही रोज मिलेगा। ऐसे ही आपको कॉलम देखना है तो कॉलम पे सिंपली पहले ऊपर जाते हैं और उसके बाद से कंट्रोल प्लस एरोज कीज का इस्तेमाल करके यहाँ तक आ जाएंगे। XFD तक है ये आपके कंप्लीट रोज, जो कि 16,348 होता है। कितना होता है, 16,348। तो ये आपको याद रखना है। चलो फिर वापिस अपने सेल पे आ जाते हैं। तो ये वापिस आ गए अपने A1 पे। अब यहाँ पे समझते हैं नेम बॉक्स या एड्रेस बार इसको बोला जाता है, ठीक है। ये एड्रेस बनता कैसे है, तो आपको जैसे मैंने बताया कि ये सारे आपके रोज हैं और ये सारे कॉलम हैं, इन दोनों को ही मिला के सेल बनाया जाता है। तो नेम बॉक्स भी इन दोनों को ही मिला के बनाया जाएगा। जैसे आप देखो, जैसे ये ए है और ये 1 है, तो यहाँ पे जैसे ही आपका कर्सर जाएगा तो ये देखो अभी A1 दिखा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपका मान लो यहाँ पे कर्सर जाता है तो ये B1 दिखाएगा, C1 दिखाएगा। इसी तरीके से मान लो नीचे ये वाला रो हमने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे क्या नेम बॉक्स होना चाहिए, तो यहाँ पे ये कॉलम वाला भी नीचे आएगा और यहाँ पे 6 वाला ये यहाँ पे आ जाएगा। इस सेल का नाम आपका B6 हो जाएगा। तो यही आपका एड्रेस बार मिलके बनता है नेम बॉक्स। यहाँ पे देखो क्लिक किया A1 दिखा रहा है, क्लिक किया B4 दिखा रहा है। ये रो, ये कॉलम है और ये रोज मिलके आपका नेम बॉक्स या एड्रेस बार भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो ये नेम बॉक्स और एड्रेस बार समझ चुके होंगे। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है फार्मूला बार। फार्मूला बार आपका कुछ नहीं होता, जैसे आप किसी भी सेल में अगर कोई भी कुछ चीज लिखोगे तो ये आपके पास यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। एडिट करने के लिए यहाँ से भी आप एडिट कर सकते हो। हेलो हेलो आई मैंने लिखा, ये देखो इसमें भी, ठीक है। एडिट करना है तो यहाँ से भी एडिट कर सकते हो। यहाँ पे सेल में जो भी लिखोगे या एड्रेस बार में जो भी कुछ लिखोगे ये आपको फार्मूला बार में शो होगा। तो आप बिल्कुल समझ चुके हो फार्मूला बार क्या होते हैं। तो यहाँ पे आगे चलते हैं, हम यहाँ पे सीखने वाले हैं डेटा एंट्री के शॉर्टकट। पहले डेटा एंट्री कैसे करेंगे वो सारी चीज सीखने वाले हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे मैंने हेलो लिखा, ठीक है। चलो हेलो छोड़ के यहाँ पे हम नेम लिखते हैं, पहले NAME नेम लिख लिया हमने। अब यहाँ पे देखो, जैसे फिर मैं वापस जाता हूँ, देखो जैसे मेरे को यहाँ पे नीचे नीचे वाले सेल में जाना है, कैसे जाएंगे, इंटर प्रेस करना है, ठीक है। आपको माउस से नहीं आना, जैसे इससे आए और डायरेक्ट हम इस पे आ गए, ऐसे नहीं आना। आपको कीबोर्ड से इंटर प्रेस करना है तो नीचे आ जाएंगे। इसी तरीके से आप इंटर को प्रेस करना है, और नहीं तो आप अपने कीबोर्ड से एरोज कीज को प्रेस कर सकते हो। अगर आपको बी कॉलम में आना है तो बी कॉलम में आने के लिए भी शॉर्टकट की है, टैब का इस्तेमाल करके आप आगे जा सकते हो। ये देखो टैब 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 करते जाओ, फिर इंटर क्लिक करोगे तो फिर नीचे आ जाओगे, ठीक है। तो टैब और इंटर की मदद से आप आगे और नीचे जा सकते हो, और साथ में आप एरोज कीज का इस्तेमाल करके चारों तरफ एक्सेल में जा सकते हो। तो
इसी तरीके से आप डेटा एंट्री कर सकते हो। तो मैंने आपको डेटा एंट्री करने के लिए यहाँ पे जो है, ये जो पीडीएफ प्रोवाइड कर रखा है डिस्क्रिप्शन में, ये हमारे पास स्टूडेंट मार्क्स का रिपोर्ट है, जो कि कुछ इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। आपको पहले इस वीडियो को य यहाँ पे रोक के या साथ-साथ में इसको इस तरीके से यहाँ पे पहले देख के आपको टाइप करें एक्सेल शीट में, ठीक है? तभी आप अभ्यास कर पाएँगे, जब तक टाइप नहीं करेंगे तब तक आप अभ्यास कैसे कर पाएँगे, ठीक है? तो आपको यहाँ पे टाइप करना है, यहाँ पे आप देखो, जैसे रोल नंबर दिया है, नेम दिया हुआ है, हिंदी का मार्क्स, इंग्लिश का मार्क्स, मैथ का मार्कशीट, फिजिक्स का मार्क्स, केमिस्ट्री का मार्क्स, इसी तरीके से नीचे में भी दिया हुआ है। तो आप जैसे ये देखो, रोल नंबर सब में आपको सिमिलर मिल जाएगा, नेम भी, सबका सब्जेक्ट भी सेम है। पहले ये आप अपने हेडिंग में टाइप कर लो। चलो यहाँ पे टाइप करने के लिए बताते हैं, इसको डबल कॉलम में यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, ठीक है? अब यहाँ पे लिखो, टॉप में लिखना है रोल नंबर, आपको यहाँ पे लिखना है रोल नंबर, ठीक है? तो यहाँ पे रोल नंबर लिखा, उसके बाद टैब दबाना है, आगे जाना है, उसके बाद पहले लिखना है नेम, उसके बाद फिर टैब दबाना है, उसके बाद लिखना है हिंदी। तो इस तरीके से लिख लेंगे, जैसे फिर उसके बाद इंग्लिश है, तो हम इंग्लिश लिख लेते हैं, उसके बाद हमारा मैथ का सब्जेक्ट है, उसके बाद हमारा फिजिक्स है, तो यहाँ पे हम फिजिक्स लिख लेते हैं, ठीक है? इसी तरीके से आपको लिखना है, टैब क्लिक करना, उसके बाद लास्ट में बच गया केमिस्ट्री हमारा, तो ये हो गया हमारा केमिस्ट्री। तो हमने इस तरीके से डेटा आपको एंट्री करना, फिर इंटर दबाएँगे तो पहले रो पे आ जाएँगे। तो रोल नंबर सिंपली आप पहले का 102 है, 102 लिखेंगे, इसी तरीके से 102 लिख लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे नाम लिखेंगे, तो नाम यहाँ पे राजू कुमार, ठीक है? राजू कुमार, नीचे में नाम क्या था? रंजन कुमार, RANJN, रंजन लिख लेते हैं, रंजन कुमार, इसी तरीके से, ठीक है? इसी तरीके से अब इनका मार्क्स भी हम लिख लेते हैं। मार्क्स यहाँ पे कितना है? 52 है। चलो मैं यहाँ पे अपने से मार्क्स लिख लेता हूँ, आप लोग डाटा एंट्री अपने से कर लेना, ठीक है? डाटा एंट्री खुद से करना। तो यहाँ पे चलो एक बार मैं डेटा एंट्री कर लेता हूँ, तो तब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से क्या करना है। यहाँ पे हमने डेटा को एंट्री कर लिया। अब यहाँ पे चलो चलते हैं, सबसे पहले आप ये नेम नेम बॉक्स में ये देख रहे हो, ये जो हमारा नेम है ये कट रहा है। तो इसको एडजस्ट करने के लिए हम किस तरीके से एडजस्ट करेंगे? तो सबसे पहली चीज़, एडजस्ट करने के लिए जो भी नेम आपको कट रहा है, यहाँ पे सिंपली की पे क्लिक करोगे तो ये पूरा आपका सिलेक्ट हो जाएगा नेम बॉक्स। अब या तो आप देखो, यहाँ पे आओगे, देखो यहाँ पे कोने में आओगे तो ये देखो प्लस का निशान बन रहा है, या तो इस पे आप डबल क्लिक करोगे तो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है? इससे भी अगर आपको एडजस्ट नहीं हो रहा, आप बस इसको बस ड्रॉ कर लें, ठीक है? ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरीके से आपका एडजस्ट हो जाएगा। या आपके पास बेटर ऑप्शन रहता है, यहाँ पे जाएँ और जैसे जाएगा वो प्लस बन जाएगा, डबल क्लिक कर लो, यहाँ पे डायरेक्ट ये एडजस्ट हो जाता है। अब एक और मैं तरीका बताता हूँ इसको एडजस्ट करने के लिए। वैसे मान लो ये जो हमारा बी कॉलम है, ये बी कॉलम की हाइट और विड्थ हमको इतनी ही चाहिए, लेकिन हमको इतना में ही अपने नाम को एडजस्ट करना है। उस चीज़ को एडजस्ट करने के लिए क्या ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे? यहाँ पे आप देखो, अलाइनमेंट में आ जाओ, अलाइनमेंट में आप देखोगे एक टेक्स्ट के नाम से लिखा हुआ आ रहा है। सिंपली इस पे क्लिक करोगे तो ये टेक्स्ट क्या हो जाएगा, नीचे आपका एडजस्ट हो जाएगा और यहाँ पे रोज़ की हाइट विड्थ सारी यहाँ पे आपको इंक्रीज़ होती हुई मिलेगी। इस तरीके से आप अपने नेम को भी एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है? तो मैं यहाँ पे एक बार डबल क्लिक कर लेता हूँ। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से रोज यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। चलते हैं, इसमें पहले फॉर्मेटिंग अच्छे से करते हैं। तो फॉर्मेटिंग के लिए हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? यहाँ पे देखो, सेलेक्ट करने के लिए एक चीज़ है, यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट बटन दबा के रखना है और एरोज़ कीज़ का इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से बारी-बारी से ये सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको कीबोर्ड से सेलेक्ट नहीं करना, माउस से सेलेक्ट करना है, तो सिंपली इस पे सिलेक्ट करके सीधा ड्रॉ कर लें। तो यहाँ पे ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा हेडर। तो यहाँ पे जैसे सेलेक्ट हो गया आपका हेडर, तो उसके बाद से यहाँ पे आपको मिलेगा बकेट फिल कलर। तो यहाँ पे पहले आप बैकग्राउंड में कोई सा कलर फिल कर ले अच्छे से। यहाँ से आप अगर जो है इसको टेक्स्ट को कलर देना चाहते हैं, जो भी कलर देना चाहते हैं यहाँ से आप दे सकते हो।
तो बाय डिफ़ॉल्ट तो हम यहाँ पे ब्लैक ही सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से आप बोल्ड करना चाहो बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक करना चाहो इटैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन करना चाहो अंडरलाइन कर सकते हो और यहाँ से आपको कई सारे फ़ॉन्ट मिल जाते हैं। यहाँ पे देखो कोई भी फ़ॉन्ट आपको चेंज करना है चेंज कर सकते हो। इसी तरीके से अगर साइज़ कम बेशी इंक्रीज़ करना है तो इस तरीके से आप यहाँ पे इंक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है? तो ये सारे आपको साइज़ के भी ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे एक बार और सिलेक्ट करोगे, राइट क्लिक करोगे तो भी आपको ये सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है? ये देखो राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। कुछ इस तरीके से आप इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हो। देखो जैसे आपको मैंने एक और चीज़ नहीं बताया, जैसे ये देखो, ये आपके जितने भी टेक्स्ट दिख रहे हैं, ये देखो टेक्स्ट ये लेफ्ट साइड में है और जितने भी नंबर दिख रहे हैं, ये आपको राइट साइड में दिख रहे हैं। तो ये एक्सेल का बाय डिफ़ॉल्ट होता है कि आप जब भी टेक्स्ट लिखोगे चलो यहाँ पे नीचे में समझाते हैं। चलो यहाँ पे आप जब भी टेक्स्ट लिखोगे, जैसे मैंने लिखा कोई नाम लिख लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखो नाम लिखा, चलो इसकी थोड़ी-सी मैं साइज़ एक बार इंक्रीज़ कर देता हूँ। नाम मैंने लिख लिया, अब यहाँ पे मैं कोई सा भी नंबर लिख लेता हूँ, ये देखो। ये हमेशा लेफ्ट साइड में आया और ये हमेशा राइट साइड में आता है। तो ये एक्सेल का बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है? तो अगर आप दोनों को सेंटर में करना है तो सिंपली राइट क्लिक कर लो, सेलेक्ट कर लो और यहाँ से आपको मिल जाएगा एक ऑप्शन सेंटर का। क्लिक करोगे ये दोनों सेंटर में आ जाएगा। इस तरीके से सेंटर में कर सकते हो। यहाँ पे दोनों को मर्ज एंड सेंटर करना है। मर्ज एंड सेंटर का मतलब होता है दोनों को एक साथ मिलाना है। 2 कॉलम को एक करना है तो ये देखो ऊपर में मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन मिल जाता है। इस पे क्लिक करोगे तो ओके कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा था क्योंकि ये दोनों में वैल्यू ऐड था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब एक सेल हो गया, अब फिर अगर इसको वापिस से 2 सेल में कन्वर्ट करना है तो मर्ज सेल करेंगे तो ये देखो 2 सेल हो गया। तो इस तरीके से आप सेल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ से मान लो इसको अभिषेक नाम को मेरे को कॉपी करके अलग जगह ले जाना है, तो कॉपी करने के लिए क्या करेंगे? सिंपली कॉपी करना है तो यहाँ पे देखो क्लिपबोर्ड का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो, तो ये आपका कॉपी हो गया। अगर यहाँ पे चलो नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं एक बार नीचे, यहाँ पे देखो, चलो ठीक है, ये देखो हमारा कॉपी हो गया। अब यहाँ पे पेस्ट करना है तो सिंपली यहाँ पे पेस्ट वाले बटन पे क्लिक करो, ये देखो पेस्ट हो गया इसी तरीके से, ठीक है? तो इस तरीके से कॉपी पेस्ट कर सकते हो या शॉर्टकट की का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कंट्रोल सी कर लो, कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ से कंट्रोल वी करके पेस्ट कर सकते हो। इसी तरीके से अगर इस नाम को कंप्लीट क्रॉप करना है तो कंट्रोल 1 से क्रॉप कर सकते हो और कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकते हो। ये देखो कंप्लीट यहाँ से क्रॉप करके और यहाँ पे नाम आ चुका है। इस तरीके से आप कॉपी, कट, पेस्ट कॉपी कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मैं इस नेम में कलर फिल कर देता हूँ, ठीक है? रेड कलर का यहाँ पे फिल कर देते हैं। अब जैसे मेरे को नेम के साथ कलर वाला बैकग्राउंड भी हटाना है, इसको कैसे कॉपी करेंगे? सिंपली यहाँ पे जाओ, फॉर्मेट प्रिंटर के नाम से मिलता है, इस पे सिलेक्ट कर लो, ठीक है? और जहाँ भी जैसे इस नाम में मेरे को बैकग्राउंड लगाना है तो सिंपली क्लिक करोगे तो इस नाम में भी आपका बैकग्राउंड लग जाएगा। तो आप फॉर्मेट प्रिंटर की मदद से बैकग्राउंड कलर को कॉपी करके कहीं दूसरे जगह लगाना है तो लगा सकते हो। या इसको भी अगर कॉपी करना है तो सिंपली कंट्रोल पी भी करके पेस्ट कर दो। तो इस तरीके से आप पेस्ट भी कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे मान लो जैसे मैंने अभिषेक नाम लिखा तो यहाँ पे मैं पहले 2 से 3 नाम यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ एक बार, ठीक है? तो ये हमारा डिलीट हो गया, ठीक है? 2 नाम हमारा बच गया। जैसे ये देखो नाम लिखा हुआ है अभिषेक, ये हमारा डिलीट हो गया। देखो मैंने 2 अभिषेक लिखा था, लेकिन 1 अभिषेक डिलीट हो गया। तो इसको वापिस लाना है तो कैसे वापिस लाएँगे ये बताओ? तो वापिस लाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे मैंने आपको बताया था क्विक एक्सेस टूलबार का। यहाँ पे ये आप देख पा रहे हो, तो इसको सिंपली क्लिक करोगे तो ये आपका डिलीट हुआ नाम वापिस आ जाएगा। अगर फिर से डिलीट करना है तो ये देखो, आपको मिल जाएगा रीडो के नाम से ऑप्शन, इस पे क्लिक करो ये डिलीट हो जाएगा। अब फिर से अभिषेक नाम को लाना है। अब मैं शॉर्टकट की बता रहा हूँ, आपको कीबोर्ड से कंट्रोल जेड करेंगे तो आ जाएगा और कीबोर्ड से फिर कंट्रोल वाई करेंगे तो नाम डिलीट हो जाएगा। इस तरीके से आप कीबोर्ड की मदद से अनडू, रीडो, कॉपी, पेस्ट भी कर सकते हो। मैंने आपको सारे तरीके बता दिए कॉपी पेस्ट करने के। तो यहाँ पे चलते हैं सबसे ज़रूरी जो हमारा पार्ट है।
ठीक है, ये हमारा डेटा हो गया। अब चलो इसको भी थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करने के बारे में समझ जाते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम सेंटर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सारा डेटा सेंटर हो गया कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे सारे डेटा को बोल्ड करना चाहो बोल्ड कर सकते हो। और यहाँ से एक ऑप्शन आता है, ये देखो, बॉटम बॉर्डर का। तो यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर लो। ऑल बॉर्डर करने से क्या होगा, सब में बॉर्डर इस तरीके से लग जाएगा। अगर यहाँ पे नंबर की कोई फॉन्ट आपको लगाना चाहते हो तो इस पे सिलेक्ट करो और कई सारे मिल जाते हैं, ये देख लो। तो इस तरीके से आप इसका फॉन्ट भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे हम समझ चुके होंगे कि किस तरीके से फॉर्मेटिंग करनी है, अलाइनमेंट करना है। ठीक है, किस तरीके से मर्ज एंड सेंटर करना है। तो ये सारी चीजें समझ चुके हैं। अब जैसे मान लो ये हमारे पास डेटा है, हमने लिखा रोल नंबर नेम, ये सारी चीजें हमने लिख ली। मान लो हमको ऊपर एक रोज इंसर्ट करना है, इसमें हमको एक हेडर चाहिए जो कि स्टूडेंट डेटा को स्टूडेंट डेटा रिपोर्ट उस पर लिखा हुआ हो, क्योंकि ये हमारे पास जितने भी है ये सारे स्टूडेंट डेटा है। इसको लिखने के लिए कैसे रोज और कॉलम को ऐड करेंगे, तो देखो रोज ऐड करने के सिंपली 2 से 3 तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो रोज ऐड करने के लिए सिंपली यहाँ पे आप देखो, सेल में आ जाओ, इंसर्ट का ऑप्शन मिलता है, इस पे डायरेक्ट क्लिक करोगे तो ये देखो ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। अगर डिलीट करना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल माइनस करो, डिलीट हो जाएगा। अगर फिर से ऐड करना है तो दूसरा तरीका, यहाँ पे देखो इंसर्ट का ऑप्शन मिलता है, इस तरीके से राइट क्लिक करो माउस से और यहाँ पे आपको इंसर्ट डिलीट, यहाँ पे डिलीट कर सकते हो। और यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हो। और यहाँ पे फॉर्मेट में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाते हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से, चलो यहाँ पे मैं रोज को एक बार इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे रोज हमारा इंसर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट डेटा रिपोर्ट। ठीक है, डेटा रिपोर्ट लिख लेते हैं एक बार, ये हमारा पास हो गया। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ये देखो, ये हमने ये लिखा स्टूडेंट डेटा रिपोर्ट, तो ये देखो हमारे पास एक ही कॉलम में आ रहा, लेकिन हमको चाहिए यहाँ पे बीच में चाहिए और ये सारी लाइनें नहीं चाहिए। तो इसको हटाने के लिए मैंने बताया था कि सबको सिलेक्ट कर लो और यहाँ से मर्ज एंड सेंटर का इस्तेमाल कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका डेटा सारा सेल मिलके आपको एक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ से आपको फॉर्मेटिंग कर देनी है। ठीक है, बकेट में कलर भर लो और यहाँ से कलर लगा लो, तो डेटा कुछ इस तरीके से डिजाइन हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप अपने डेटा को डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताया था नेम एडजस्ट करने के लिए, इसको मैं थोड़ा सा डी कॉलम पे एक बार क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे चले आते हैं नीचे। अब देखो जैसे मैंने नेम एडजस्ट करने के लिए आपको बताया था कि सिंपली आपको यहाँ पे टेक्स्ट लेना है तो आपका नेम एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इससे भी नेम एडजस्ट नहीं हो रहा, ठीक है, नेम एडजस्ट हो जाएगा लेकिन आप इससे भी नहीं करना चाहते हो, तो यहाँ पे आ जाओ फॉर्मेट में। फॉर्मेट में आपको रोज की हाइट मिल जाती है, सिंपली क्लिक करो और यहाँ पे रोज की हाइट आप इंक्रीज कर सकते हो। जैसे 20 कर लेते हैं, तो ये देखो आपका रोज का हाइट इंक्रीज हो गया। अगर यहाँ से ऑटो फिट करना है तो ऑटो फिट क्लिक करो, ये ऑटो फिट हो जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे कॉलम की हाइट विड्थ सारा चीज यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हाइट करना है, देखो यहाँ पे फिट करना है, फिट हो जाएगा फॉर्मेट में। और यहाँ से अनहाइड हाइड कॉलम, यहाँ से जगह जैसे डी कॉलम को हाइड करो, ये देखो हाइड हो गया आपका। तो यहाँ पे फॉर्मेट में जाओ और फिर से अनहाइड करना है, यहाँ पे अनहाइड रोज का ऑप्शन मिल जाएगा, इससे क्लिक करके आप हाइड अनहाइड कर सकते हो अनहाइड कॉलम। एक बार हमने जो हाइड किया था ये देखो आ गया हमारा। कुछ इस प्रकार से आप रोज को हाइड कर सकते हो, कॉलम को हाइड कर सकते हो। और फॉर्मेट में मैंने आपको ये ऑर्गेनाइज सीट के बारे में बता रखा है यहाँ पे इस ऑप्शन के कारण। और यहाँ से बात कर लेते हैं एक बार प्रोटेक्ट सीट का। अभी देखो प्रोटेक्ट सीट की अभी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी हमने कुछ सीखा नहीं है, तो इसलिए अभी प्रोजेक्ट सीख को रहने देते हैं। हमने यहाँ से फॉर्मेटिंग के बारे में सीख लिया। अब यहाँ पे चलते हैं, पहले फॉर्मूलाज को किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से अप्लाई करना है, ये सारी चीजों के बारे में हमको बहुत जरूरी है सीखना। तो चलो यहाँ पे मैं एक दूसरा ले लेता हूँ, ये रिलेटिव वाला ले लेते हैं एक बार। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं इस सेल को जूम कर लेते हैं, तो ये जूम हो चुका है। अब यहाँ पे चलो, सबसे पहली चीज यहाँ पे देखो, फॉर्मूला लिखने के लिए जैसे हम फॉर्मूला लिखेंगे
हमेशा इस्तेमाल करते हैं इक्वल का, ठीक है। एक बार मैं कुछ बॉक्स में यहाँ पे नंबर लिख लेता हूँ ताकि इससे आपको आइडिया लग जाए। चलो यहाँ पे हमने बॉक्स में नंबर लिख लिया। जैसे दोनों नंबर को जोड़ना है, ये देखो हमारे पास A1 में नंबर है B1 में, दोनों को जोड़ के C1 में मेरे को रिजल्ट चाहिए। जोड़ेंगे कैसे? तो जोड़ने के लिए हमेशा एक चिन्ह आप लोग याद रखना, इक्वल का चिन्ह, ठीक है। कीबोर्ड में आपके सामने बैक स्पेस के बगल में इक्वल का साइन दिखेगा, सिंपली इक्वल का साइन लगाना है। और इक्वल का साइन लगाने के बाद आपको यहाँ पे आप ऐसे मत कर लेना। अब यहाँ पे जैसे जोड़ना है तो फिर 5 लिखो, फिर प्लस लिखो, प्लस 5 लिखो, फिर इंटर करो तो 10 आ जाएगा। ऐसे आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ऐसे आप कभी भी जोड़-घटाव नहीं करना एक्सेल में, ठीक है? अब आपको यहाँ पे आपने जैसे इक्वल क्लिक किया, एक बात आप याद रखना, जब भी फ़ॉर्मूला लिखना तब भी इक्वल का इस्तेमाल करना। जब तक आप इक्वल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब आपका सेल रेफ़रेंस, जो कि मैं बताने वाला हूँ अभी, जिसको बोला जाता है एड्रेस बार सेलेक्ट नहीं होगा। जैसे हमारा A1 कॉलम में डेटा है तो इसको जस्ट टैप करोगे तो ये ऑटोमैटिक यहाँ पे देखो C1 में ऑटोमैटिक आपका A1 ये सेल जो है सेलेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो आपका ये A1 एड्रेस बार है ये ऑटोमैटिक सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ से प्लस दबा लो और ठीक है, और फिर उसके बाद से ये जैसे B1 पे क्लिक करोगे ये आपका B1 सेलेक्ट हो जाएगा। यानी कि सेल रेफरेंस के बारे में जानते हैं पहले। सेल रेफरेंसेस क्या होता है? हर सेल का एक एड्रेस होता है। जैसे आपको मैंने बताया ये सेल का एड्रेस है, ये भी सेल का एड्रेस है। नेम बॉक्स में आपको एड्रेस दिख रहा है। हर सेल का आपके पास एक एड्रेस दिख जाता है, जैसे A1 है, B1 है, ये दोनों एड्रेस हैं। तो इन्हीं एड्रेस को हम यहाँ पे देखो फ़ॉर्मूला में लिख रहे हैं, इसी को हम सेल रेफरेंस कहते हैं। तो आप लोग सेल रेफरेंसेस याद रखना कि जैसे फ़ॉर्मूला लिखते हैं और फ़ॉर्मूला लिखने के बाद इन्हीं सेल एड्रेस का इस्तेमाल करते हैं, एड्रेस बार का, इन्हीं को हम सेल रेफरेंस कहते हैं। और यहाँ पे डायरेक्ट इंटर पे क्लिक करोगे तो ये आपका 10 आ जाएगा। कुछ इस तरीके से आप सेल रेफरेंस की मदद से इसको जोड़ सकते हो। जैसे हमने पहला जोड़ लिया, अब यहाँ पे हमको ये दूसरा भी इसी तरीके से जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे इक्वल डालना पड़ेगा और यहाँ पे ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर प्लस, फिर इंटर क्लिक करना पड़ेगा, जाके 5 आएगा। आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए दूसरा है आपका रिलेटिव रेफ़रेंस। रिलेटिव रेफ़रेंस क्या करता है? चलो मैं आपको जादू दिखाता हूँ। यहाँ पे आ जाते हैं पहले वाले पे और यहाँ पे आप देखो नीचे आओगे तो एक प्लस का साइन बनेगा। सिंपली या तो डबल टैप करोगे तो जितना तक डेटा होगा ये ऑटोमैटिक जुड़ के आ जाएगा। तो यहीं पे आपका काम करता है रिलेटिव रेफ़रेंस। रिलेटिव रेफ़रेंस का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, फ़ॉर्मूला को कॉपी कर लिया। यहाँ पे ये देखो, जैसे हमने यहाँ पे फ़ॉर्मूला A1 प्लस B1 लगाया था, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे चलो यहाँ पे ठीक उसी प्रकार हमारा जो एक्सेल ने है, ये A2 और B2 यहाँ पे फ़ॉर्मूले को कॉपी करके और यहाँ पे भी हमको रिज़ल्ट दे दिया। इसी तरीके से तीसरे में भी हमको फ़ॉर्मूला कॉपी करके एक्सेल ने रिज़ल्ट दे दिया। इसी को बोला जाता है रिलेटिव रेफ़रेंस। सेल रेफ़रेंसेस क्या होता है समझ गए, रिलेटिव रेफ़रेंस क्या होता है समझ गए। अब चलते हैं एब्सोल्यूट रेफ़रेंस के बारे में। अब यहाँ पे हमारे पास में ये एक शीट है, यहाँ पे मैंने पहले से ही यहाँ पे डेटा ले रखा है, ठीक है। आप लोग डेटा देख के डरना नहीं कि इतना बड़ा डेटा है, आपने अभी कुछ तो बताया नहीं और इतना बड़ा डेटा पे आप बताने वाले हैं। देख के डरना मत डेटा, ठीक है। चलो, अब इसके बारे में एक बार समझते हैं। तो यहाँ से मैं ज़ूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे सामने देखो, सबसे पहले आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, कोई भी चीज़ निकालने के लिए सबसे पहले आपको देखना, डेटा में आपको देखना है कि डेटा में दिया क्या गया है निकालने के लिए। तो यहाँ पे आप देखो प्रोडक्ट का, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम दिए गए हैं, उसके बाद यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है, यहाँ पे जीएसटी लिखा हुआ है 18% और यहाँ पे हमारे पास जीएसटी चार्ज निकालना है। तो इस प्रोडक्ट का जीएसटी चार्ज निकालेंगे कैसे? मैंने आपको बताया था कि फ़ॉर्मूला लिखने के लिए हमेशा पहले इक्वल का इस्तेमाल करते हैं साइन का, तो यहाँ पे इक्वल क्लिक किए। उसके बाद से हमको यहाँ पे प्राइस का निकालना है जीएसटी, तो प्राइस यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए, माई का प्राइस 5000 है तो यहाँ पे हमने रिलेटिव रेफ़रेंस का इस्तेमाल अभी नहीं होगा इसमें, सेल रेफ़रेंस का इस्तेमाल करके एड्रेस बार को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है? ये हमारे पास सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे जीएसटी निकालने के लिए गुणा करना पड़ेगा, तो सिंपली यहाँ पे गुणा का सिंबल लगा लेंगे
ठीक है, तो ये सिंबल हो गया। अब यहाँ पे जीएसटी डॉट रेट को सिलेक्ट कर लेना, तो कुछ इस तरीके से हमारा सेल सिलेक्ट हो गया। अब जैसे इंटर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो 5,000 पे हमारा 18% जीएसटी 900 रुपया लगा था, तो ये हमारा निकल गया। अब जैसे मैंने आपको बताया था रिलेटिव रेफरेंस के बारे में, अब जैसे ही रिलेटिव रेफरेंस का इस्तेमाल करके आप डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये देखो सम में 0 आ गया, तो यानी कि फॉर्मूला में आपके एरर आ गया। तो इसको यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस का। क्यों यहाँ पे फॉर्मूला में एरर आया आपका? क्योंकि आप देखो ये सारे सेल आपके खाली हैं, लेकिन एक्सेल ने यहाँ पे रिलेटिव रेफरेंस का इस्तेमाल करके फॉर्मूला को जस्ट यहाँ पे आप देखो, आप जस्ट इस पे क्लिक करो तो यहाँ पे ये देखो फॉर्मूला को यहाँ पे कॉपी कर लिया था एक्सेल ने, ये देखो इसको C4 माना, तो जबकि यहाँ पे तो खाली है, ठीक है, खाली है तो यहाँ पे तो 0 आ रहा है। आप लोगों के कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, सर जी जीएसटी को यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन अगर आपके पास कई सारे डेटा हो तो आप वहाँ पे जीएसटी कॉपी पेस्ट तो नहीं करोगे। तो यहाँ पे एक तरीका होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस के ऊपर, ठीक है। हम इस रोज को फिक्स करने वाले हैं, इस रोज को कंप्लीट फिक्स कर देंगे, यानी कि 18% जीएसटी को लॉक कर देंगे, और उसके बाद से हमारा जो ये प्राइस इधर उधर होता रहेगा उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लॉक करने के लिए सिंपली यहाँ पे ये देखो, जैसे B3 है तो B3 ये सेल है, तो हमको यहाँ पे प्राइस को लॉक नहीं करना है, जीएसटी को लॉक करना है। जीएसटी में हमारा C3 कॉलम में जीएसटी है, तो यहाँ पे सिंपली आपको F4 प्रेस करना है कीबोर्ड से। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देखो $2 की साइन लग चुका है। $2 की जब जब यहाँ पे देखो $2 का जैसे ही साइन लगता है, वैसे ही आप समझ जाना कि यहाँ पे सेल को कम्प्लीटली हमने लॉक किया है। तो यहाँ पे हमारा सेल जो है कम्प्लीटली यहाँ पे लॉक हो चुका है। तो यहाँ पे डायरेक्ट इंटर क्लिक करेंगे और सिंपली डबल क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखो सबका जीएसटी हमारा निकल चुका है। जीएसटी यहाँ पे क्यों निकला? क्योंकि यहाँ पे देखो हमारा C3 सेल जो है ये 18% जीएसटी हमारा बिल्कुल यहाँ पे लॉक हो चुका है। तो एब्सोल्यूट रेफरेंस की मदद से हम किसी भी सेल को यहाँ पे लॉक करके और किसी का भी मान यहाँ पे निकाल लेंगे। तो ये हमने निकाला एब्सोल्यूट रेफरेंस के बारे में। अब यहाँ पे चलते हैं मिक्स रेफरेंस किस तरीके से निकालेंगे। मिक्स रेफरेंस के बारे में अब यहाँ पे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे एब्सोल्यूट रेफरेंस में कि किस तरीके से हम अपने मान को फिक्स करते हैं। यहाँ पे हम जो फिक्स करेंगे, यहाँ पे कभी रोज को फिक्स करेंगे तो कॉलम मूव होगा, और कभी कॉलम को फिक्स करेंगे तो रोज मूव होगा। तो यहाँ पे जरूरत के हिसाब से हम फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो मिक्स रेफरेंस इसी प्रकार से हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हमारे पास ये एग्जांपल है, जैसे आप देख लो यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम है और यहाँ पे यूनिट प्राइस दी हुई है हमको, और यहाँ पे हमको 1 2 3 ये क्या लिखा हुआ है, ये मतलब जैसे वायरलेस माउस अगर आप 5 बार खरीदे तो इसका दाम कितना आएगा, इसी तरीके से 10 बार खरीदोगे तो दाम कितना आएगा, इसी तरीके से सारे का दाम इस तरीके से निकालना है। इस तरीके से निकालने के लिए हम यहाँ पे अगर आप किसी रोज को फिक्स करोगे तो यहाँ पे नहीं निकालने वाला, आप यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाओगे तो निकलेगा। चलो एक बार मैं फार्मूला लगाने के लिए इक्वल लिखते हैं, उसके बाद सबसे पहले हमको यूनिट प्राइस चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे गुन्ने कर लेते हैं, गुन्ने 1 ऊपर वाला से, उसके बाद इंटर करते हैं। अगर ये देखो हमारे पास 450 रुपये आ गए, ठीक है, 450 रुपये एक बार हमने प्राइस लिया। अगर हमको सिंपली फार्मूला लिख के सबको राइट एंड डाउन करके फार्मूला निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ऐसे तो हमारा डेटा नहीं निकल पाएगा। अगर आपने सीखा था एब्सोल्यूट रेफरेंस के बारे में कि जैसे इसको या इसको फिक्स करोगे तो फिर भी आपका भाई मान नहीं, जैसे ऊपर वाले को एक बार फिक्स कर दोगे, चलो इंटर करते हैं, तो यहाँ पे नीचे वाला आपका सारा निकल जाएगा। इसी तरीके से फिर आपको सेकंड में भी करना पड़ेगा, थर्ड में भी, फोर्थ में भी। इसी तरीके से आपको 14 बार करना पड़ेगा, क्योंकि आपको 14 बार अगर किसी भी सामान को परचेज़ करते हैं, तो उसका दाम कितना होगा ये हमको निकालना है। इसको निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं मिक्स्ड रेफरेंस के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग इस डेटा को पहले रिमूव करते हैं, ठीक है? चलो जी। अब यहाँ पे काम
काम आने वाला है। मैंने आपको बताया था रोज एंड कॉलम के बारे में, तो वो आपको यहाँ पे काम काम आने वाला है। ठीक है, और तो पहले यहाँ पे B3 में चलते हैं। तो यहाँ पे चलो मैं पहले आपको डेटा के बारे में समझाता हूँ। जैसे ये देखो, ये हमारे पास सारे यूनिट प्राइस दिए हुए हैं। तो यहाँ पे नीचे जाओगे तो नीचे में हमारे सारे रोज हैं, मैंने आपको बताया था। और ये हमारे सारे दिए हुए हैं, कितना बार लेंगे तो कितना प्राइस होगा ये निकालना है। तो मैंने आपको बताया था नीचे हमारे सारे रोज हैं और ये हमारे सारे कॉलम हैं, इस साइड जा रहे हैं। तो ये हमारे सारे कॉलम हैं, तो यहीं से हम लोग निकालने वाले हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉलम यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको R एक बार लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे रोज हो गए, ये हमारे कॉलम होंगे। अब चूंकि फार्मूला में हमको चेंजेस बहुत सारे करने पड़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं। चलो, यहाँ पे सबसे पहले B3 में आप ध्यान से देखो, तो हमको यहाँ पे रोज को मूव कराना है, लेकिन हमारा फार्मूला इस साइड नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था रिलेटिव रेफरेंस के बारे में। एक्सेल रिलेटिव रेफरेंस का इस्तेमाल करने लगेगा, तो फिर इस साइड भी आने लगेगा, तो इस साइड आएगा तो हमारे फार्मूला में एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं $1 का। तो यहाँ पे सिंपली F4 प्रेस करोगे तो $2 लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ से एक और बार F4 प्रेस करोगे तो ये $100 लग जाएगा। लेकिन एक बार और प्रेस करना है तो ये आपके सामने $62 लग जाएगा। देखो, $62 लगा B3। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है आपके, जैसे मैंने बताया था कि यूनिट प्राइस यहाँ पे रोज को मूव कराना है, लेकिन यहाँ पे यूनिट प्राइस में कॉलम में मूव नहीं होगा, क्योंकि कॉलम में कहीं भी आपको यूनिट प्राइस नहीं दिख रहा। बस यही यूनिट प्राइस का इस्तेमाल करके एक्सेल को ये सारे यहाँ पे यूनिट प्राइस निकालना है, कितना बार सामान लेंगे तो कितना बार होगा। और यहाँ पे भी मैंने लिख रखा है, देखो डॉलर अगर पहले लगा हुआ है तो इसका मतलब कॉलम आपका लॉक हो जाएगा और रोज मूव होगा। तो यहाँ पे हमारा जो है कॉलम लॉक लॉक हो चुका है, यहाँ पे रोज को मूव होगा। तो यहाँ पे चलो एक बार हमारा अप्लाई हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसमें अप्लाई करने वाले हैं, जो भी हमारा जितना बार परचेस करेंगे तो इसमें अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ना सिलेक्ट, और यहाँ पे F4 बटन को 2 बार प्रेस करेंगे तो ये देखो 2 के बगल में ये डॉलर का साइन लग गया। इसका मतलब क्या है कि आपका कॉलम यहाँ पे मूव होगा, लेकिन रोज लॉक हो गया। और उसके बाद इंटर कर लेते हैं एक बार, और यहाँ पे एक बार डबल क्लिक कर लेते हैं तो ये हमारे पास सारा आ चुका है। अब देखो एक बार मैं राइट ड्रॉ कर लेता हूँ इस फॉर्मूले को, ये हमारे पास सारा कुछ आ गया। अब यहाँ पे नीचे भी एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, ये देखो जस्ट एक क्लिक में हमारे पास सारा आ गया डेटा। तो मिक्स रेफरेंस का हम लोग जब भी इस्तेमाल करोगे तब भी राइट एंड डाउन ड्रॉ करने के लिए आप लोग इस्तेमाल करना इन डॉलर के साइन का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से हम एक क्लिक में ये सारे चीज निकाल लिए। तो चलो अब अगले फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 2 क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में अगर आपने चैनल पे पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पार्ट 3 अगर आपको या तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, या आप पार्ट 3 जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। तो चलो वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं।